अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस जयफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 36। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरुषि की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वो माधवी के साथ ठहर रही थी। सारी चीज़ नॉर्मल के हिसाब से ही चल रहे थे अब तक। तो वैसे ही लगभग कुछ दिन बीती जाती है ऐसे। वो हर दिन की तरह हर रोज़ वैसे ही उठती है अर्ली मॉर्निंग। वो घर की कुछ काम वगैरह करती है, अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाती है, और उसकी ये सारे कामों में कहीं ना कहीं माधवी की नींद टूट जाती है, क्योंकि माधवी से पहले ही आरुषि उठ जाती है उसकी रेगुलर बेसिस के अनुसार जो रूटीन होता है उसी हिसाब से। फिर वो फ्रेश वगैरह होती है, सारा को उठाती है, उसको तैयार करती है। तब तक आरुषि घर के सारे काम ख़त्म कर चुकी होती। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह होते हैं और आरुषि एज़ यूजुअल सारा को लेकर ऑफिस की ओर चली जाती है। पहले वो सारा को स्कूल छोड़ती है, फिर वो अपनी ऑफिस। ऐसे ही चलती रहती है कुछ दिन तक। तो एक दिन काजल भी आई थी। वो देखती है कि सारी चीज़ नॉर्मल है, माधवी भी बड़ी शांत है, वो कुछ नहीं कहती है। काजल खुद से माधवी से पूछती है, बहनी एक बात पूछूं? हाँ ताई, पूछिए ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना आपको? आई मीन वो आरुषि है, उसकी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हो। तभी माधवी बोल पड़ती है, ताई आप किस बारे में पूछना चाह रहे हैं? बहनी आप बहुत अच्छी से जानती है कि मैं किस बारे में पूछ रही हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ आप आरुषि की हर एक एहसास से वाकिफ़ है। वो आपके लिए क्या सोचती है। वो पहली बार थी जब माधवी आरुषि को लेकर पॉजिटिव बात कहती है। वो ठीक है, लेकिन वो शायद कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ गई है। इन दिनों जब से वो आई है, कभी भी वो मुझे थोड़ी सी अजीब फील नहीं कराई। आई मीन वो ऑकवर्ड फील नहीं कराई, जो मुझे अच्छी लगी। उनको अच्छी से पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, और मैं नोट करी हूँ कि वो हर एक चीज़ की ध्यान रखती है। ये सुन के काजल के मन में बहुत अच्छी सी वाइब्स आती है कि चलो कुछ तो पॉजिटिव हुई। अगर ऐसी ही चीज़ें चलते रहते ना तो एक साथ रहते रहते शायद कुछ अच्छी चीज़ हो जाए। यही वो मन ही मन सोच ही रही थी। वो थोड़ी पॉज हो गई थी, जिसे देखते हुए माधवी बोलती है, ताई आप जो सोच रही हो वो कभी नहीं हो सकती है। काजल घूर के देखती है माधवी की ओर। क्या मतलब? मैं क्या सोच रही हूँ? जो भी सोच रही है आप, वो ऐसा कभी नहीं होगी। काजल भी पलटकर जवाब देती है, होने को कुछ भी हो सकती है वही, हु नोज़ कि कब क्या हो जाए। सब चीज़ अगर हमारे हाथ में होते तो बात ही अलग होता। खैर, मुझे कुछ काम थी यहाँ पे। मैं समर्थ को लेके वो क्लिनिक जा रही थी, सोची कि आते वक्त एक बार देख के आऊँ। आरुषि तो ऑफिस है, आप करो काम, फिर कभी आ जाऊँगी। ठीक है ताई। उसके बाद काजल वहाँ से चली जाती, लेकिन काजल बहुत खुश थी। काजल का सोचना यही थी कि माधवी कहीं ना कहीं आरुषि के बर्ताव से बहुत खुश है। आई मीन उसे ऑकवर्ड वाली फीलिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब तो पॉजिटिव ही है ना, धीरे धीरे शायद चीज़ें आगे बढ़ जाए। यही सोच रही थी काजल। और वो निकलते हुए वो आरुषि को कॉल करती है। आरुषि ऑफिस में थी, कुछ काम कर रही थी, लेकिन फिर भी वो रिसीव करती है। हेलो, आप काजल? हाँ बोल। अरे क्या बात है, तू तो छा गई। क्या मतलब? क्या छा गई? मैं कहाँ छा गई? नहीं नहीं, तेरी बर्ताव से वही बहुत खुश है। आई मीन तू हर चीज़ की ध्यान रख रही है, उनको कहाँ से ऑकवर्ड फील होगी क्या, वो सारी चीज़ की आई एम इम्प्रेस। तभी आरुषि बोल पड़ती है, सीरियसली तू मुझसे इम्प्रेस है? तू इसी बात के लिए मुझे कॉल करी है? मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। अरे काम वाम छोड़ ना, काम ही तो करती रहती है। पहले भी वही करती है, अब भी वही करती है। बदलाव क्या हुई? हाँ, बदलाव ये हुई है कि अब तू उनके साथ रह रही है जिनकी ख्वाब शायद तू कई महीनों से देख रही थी। बस बस बकवास मत कर। अब क्या है, बोलना। कुछ बोलनी बाकी है क्या? कुछ इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं, बस वो मैं घर आई थी। अच्छा घर आई थी? कहाँ है? नहीं नहीं, अब तो मैं जा रही हूँ। अरे आई भी और चली भी जा रही है? हाँ, वो समत को एक्चुअली क्लिनिक लेके आई थी, तो सोचा पास में ही है, थोड़ा ठहर के जाऊँ। तो ठहर तो गई, पर वो वहनी से कुछ बात भी करी, तो सुनी तेरे बारे में, तो मुझे अच्छी लगी और आई एम इम्प्रेस। अच्छा
सही है। और तेरा ये इम्प्रेस का मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, कुछ ना कर, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि प्रोग्रेस बहुत अच्छी से हो रही है। थैंक यू सो मच। और कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। हाँ बस यही तक है, और कुछ होगी भी नहीं। तभी काजल बोलती कि अरे हद होती है तुम दोनों की, मतलब क्या एक ही सुई जगह पे अटकी हुई है क्या? मतलब? नहीं नहीं, वही भी वही बोल रही है, तू भी वही बोल रही है। तभी आरुषि बोल पड़ती है कि तू पूछने क्यों गई है पागल? देख, मैं नहीं चाहती कि वो इस बारे में सोचे भी। मैं उनके साथ रह रही हूँ, उनके घर पे रह रही हूँ, इट्स इनफ। मैं कुछ कर तो पा रही हूँ ना यार, एटलीस्ट। मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई भी गलती हो और चीज़ें फिर से ख़राब हो जाए। सो प्लीज़ तू भी उस बारे में बात मत कर मुझसे। हाँ बाबा, ठीक है, समझ गई। चल बाद में बात कर। तू वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। आरुषि वो कॉल रखते हुए बाकी अपने काम पे फिर से ध्यान देती है। इधर लगभग 1 बजे के आसपास आरुषि की फ़ोन में, वो जो हॉस्टल में रहती थी, वो दीदी की कॉल आती है। अब इतनी दिन बाद दीदी की कॉल एकदम से आई है, वो रिसीव भी कर लेती है। हेलो दीदी, आप ठीक है? हाँ हाँ, वो आरुषि तुम गई हो और आई नहीं, कभी कभार मिलने के लिए आ जाओ। हाँ हाँ दीदी, पर आपकी आवाज़ को क्या हुई, आप ठीक हो? नहीं, वो थोड़ी सी ज़ुकाम वगैरह हो गई है और चक्कर से आ रही है, 2 दिन से ऐसी ही हालत है, कम नहीं हो रही है। तो डॉक्टर नहीं दिखाई क्या आपने? दिखाई तो है, पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि मौसम शायद चेंज हो रहा है इसीलिए। क्या दिया, आप खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? रखती हूँ ना बाबा, पर क्या होता है कभी कभार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होते हैं, अब बॉडी में इफेक्ट हो जाते हैं, इसमें क्या करूँ? अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक बार आज आ जाऊँगी आपसे मिलने के लिए। मैं ऑफिस की काम थोड़ा सा बाकी है, मैं वो ख़त्म करते ही आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुमसे बात करने की मन हो रही थी तो कॉल कर ली। क्या दी, आप भी ना, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करती है। लगभग कुछ उसके हाथ में काम थे, वो सारी चीज़ ख़त्म करके वो फटाफट निकल जाती है। लेकिन हाँ, वो निकलने से पहले वो एक टेक्स्ट छोड़ती है माधवी के नंबर पर। माधवी जी, वो मेरी जो हॉस्टल की दी है, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं उनको एक बार देख के आती हूँ, शायद मुझे घंटा देर हो जाए। ये टेक्स्ट छोड़ के वो चली जाती है। माधवी टेक्स्ट देखती है पर वो कुछ सोचती नहीं, नॉर्मल बात है। इधर सारा तो अब बार बार पूछ रही थी, क्योंकि उसको अब अच्छे से पता है कि उसकी बड़ी कब आती है, तो बार बार पूछ रही थी कि आई मेरा बड़ी कब आएंगे, वो आज क्यों नहीं आ रहे? तो माधवी प्यार से समझाती है, बच्चा आपकी बड़ी को बहुत सारे काम होते हैं ना, वो जहाँ पे रहती थी ना पहले, उनकी एक दोस्त वो बीमार है, तो आपकी बड़ी वहाँ पे गए, आ जाएंगी। मुझे भी साथ में ले चलते ना, मैं भी जाती उनके साथ। ऐसा नहीं है ना, हम कहीं और चले जाएंगे, हम आपकी आत्या के घर चले जाएंगे, ठीक है? पर मुझे तो बडी के साथ जाने थे ना। अच्छा तो ठीक है ना बच्चा, आपके बडी जब आएंगे आप बोल देना आप आपकी बडी के साथ घूमने जाना चाहती हो, ठीक है? ठीक है, आप भी चलोगे ना साथ? तो माधवी चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। वो उसे खाना खिला रही थी क्योंकि दोपहर का वक्त थी, और आरुषि ने तो कह ही दी थी कि वो लेट होगी। अब सारा इतनी देर को इंतज़ार थोड़ी करेगी, छोटी बच्ची है, तो उसे खिला देती है माधवी, वो खुद भी खा लेती है। दूसरी ओर जो आरुषि थी वो जाती है हॉस्टल की वहाँ पर, और जब वो जाती है कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके, वो देखती है कि उनकी तबीयत सच में बहुत ख़राब है। बेचारी तो पूरी बिस्तर पे लग चुकी थी, ऐसी हालत, आंखें लाल, पूरी हालत देख के आरुषि बोलती कि ये क्या हालत बना के रखी है आपने? आपने तो कहीं बस जुकाम वगैरह है, पर आपकी हालत से तो लग रहा है आप बेड से ठीक से उठ भी नहीं पा रहे हो, ये सब क्या है दी? अरे नहीं नहीं आरुषि, ऐसी बात नहीं है, वो फीवर वगैरह होने के बाद ना बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाती है, इसीलिए। क्या दिया आप भी? खाना वगैरह कुछ खाई कि नहीं, मेडिसिन लिए? तो वो थोड़ी देर पॉज रहती है, क्योंकि एक्चुअली उनकी बॉडी इतनी वीक थी कि वो खाना वगैरह बना नहीं सकती थी। अब वो रहती तो थी, उनके साथ एक और थे, पर वो गाँव गए थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, वो गाँव गए थे, तो वो अकेली पड़ चुकी थी। तो भैया ऋषि बोलती कि अरे पूछ रही हूँ दी, आपने खाना वगैरह बनाए कि नहीं, कुछ खाई? वो मैं सोच रही थी कि मैं बाहर से मंगवा लूँ। आर यू सीरियस दी? अभी ना 2:30 बज रहे हैं क्या अभी? और फिर आरुषि जो है वो पहले थोड़ी सी अपना फेस वगैरह हाथ मुँह धो लेते हैं, ये पूरी धूप से आई थी, वो पूरी पसीने में लथपथ थी। फिर वो उनकी जो
कमरे की दूसरे साइड पे थोड़ा सा छोटा सा किचन एरिया थे, वहाँ पे जाती है, देखती है कुछ है कि नहीं। तो थोड़ी सी सब्जी वगैरह पड़े थे और वो खाना बनाने लगती है। इधर वो दी बेड पे सोई हुई कहती है कि मत करो ना आरुषि। अरे तुम मुझे देखने आई हो कि काम करने आई हो? अरे देखने ही आई हूँ। और अगर दी की तबीयत ख़राब है, उनको अगर खाना खानी है तो खाना बनानी पड़ेगी ना। अब 2 मिनट रुको। और वो जल्दी से जल्दी थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह और 2 रोटी बना लेती है, जितनी जल्द कर सकी है उतनी ही। और फिर लाती है, उनको खिलाती है। वो भी बोलती है कि तुम भी खा लो ना। कि नहीं दी, मैं वो घर जाके खाऊंगी, शायद मेरी इंतज़ार कर रहे। अच्छा अच्छा। तो दवाई देती है, और दवाई देते वक्त जो पानी की गिलास है वो जैसे ही रखने जाती है, आरुषि थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों। और वो एकदम से अपना पेट पकड़ लेती है एक साइड पे। जैसे ही उसकी दी ये देखती है, वो बोलती कि अरे क्या हुई है। मानो कि आरुषि की बॉडी में अजीब सी हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी। ऐसी लग रही थी कि कुछ ही क्षण होगी कि शायद वो गिर भी सकती है। वो बस पानी के गिलास को जैसे तैसे संभालते हुए उसकी जगह पे रखती है, और वो आके थोड़ी देर बैठ जाती है चुप से। अचानक से पूरे पसीने में लथपथ हो चुकी थी। इधर वो दी बोलती कि आरुषि क्या हो गई, तुम ठीक हो? कुछ देर तक तो आरुषि एकदम शांत हो चुकी थी, पता नहीं क्या, बस एक साइड पेट पकड़ के वो बैठी हुई थी। वो दी उसे 4-5 बार आवाज़ लगाती है, आरुषि कुछ पूछ रही हो, आर यू ओके और नॉट? थोड़ी देर बाद आरुषि जवाब देती है, हाँ वो दीदी मैं ठीक हूँ। क्या हुई है तुम्हें? हाँ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये अचानक पूरी शक्ल लाल कैसे हो गई? नहीं दी, वो सब ठीक है। दी आप दवाई ले ली ना? अरे तुमने अभी दिया है। देखो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर दिखा सकती हो, मैं फ़ोन कर। नहीं मुझे घर जानी है। पता नहीं आरुषि को अजीब सी लग रही थी उसकी बॉडी में, तो वो वहाँ पे ज़्यादा देर रुकती नहीं है। लगभग 3 बजे के आसपास वो वहाँ से निकल जाती है। वो वहाँ से निकलते हुए सीधा आती है घर। वो घर आती है, और जब आती है देखती है जो माधवी है वो सारा को लेकर सो चुकी थी। वो चुप से आती है, पहले कमरे में जाने से पहले थोड़ी सी आवाज़ लगाती है, वो माधवी जी। लेकिन माधवी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आती है। तो थोड़ी सी झाँक के देखती है अंदर, तो माँ बेटी दोनों सो रहे थे एक दूसरे को हक करके। फिर वो नज़रों को झुकाते हुए वॉशरूम जाती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लेती है, और फिर आती है वो बाहर आती ही वो किचन में जाती है। वो देख के समझ गई थी कि दोनों ही खा चुके हैं। वो अपने लिए खाना लेती है प्लेट में, और एक साइड बैठ के खाना खाने लगती है। लेकिन जब वो खाना खा रही थी तब उसे उसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, इतना कि उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। बस आधा रोटी वो खा चुकी थी, आधा वो प्लेट में ही थी। वो एकदम से साइड में मानो जैसे कि आधी बैठी हुई और आधी सोई हुई, क्योंकि बेड साइड ही थी फ्लोरिंग। और उसी वक्त माधवी जो है उठ के आती है। एक्चुअली जब वो बाहर हुई थी तो आहट से माधवी की नींद टूट चुकी थी। उसे लगी कि शायद कुछ ज़रूरत ना पड़ जाए, तो वो जैसे ही उठ के आती है, सामने की नज़ारा देख के वो भी थोड़ी सी घबरा सी जाती है। आरुषि आधी फ्लोर पे थी और आधी बेड के ऊपर। पता नहीं वो अजीब सी हरकतें कर रहे थे, क्योंकि आरुषि को जो पेन हो रही थी ना वो बेहद ही दर्दनाक थे। वो बस एक साइड पेट पकड़ते हुए कभी इधर हो रही थी तो कभी उधर हो रही थी। माधवी एकदम से आती है और वो साइड में ही बैठती है। वो आरुषि की ज़्यादा पास भी नहीं जाती है। वो बस सिंपली पूछती है कि क्या हुआ है आपको, आप ठीक है? इधर माधवी की जैसी ही आवाज़ सुनती है आरुषि, वो फटाक से उठ के बैठ जाती है और बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक्ट कर रही थी, वो जैसे कि कुछ हुई ही नहीं है। वो बस बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर आपको देख के लग नहीं रही है। पक्का आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। वो सारा और आपने लंच कर लिया क्या? हाँ, वो आपकी मैसेज आई थी, आपने कही कि आप अपनी दी से मिलने जा रही हो, तो मुझे लगी कि शायद आप वहाँ से खा के आओ, तो मैंने इंतज़ार नहीं की, मैं खा ली। सारा बहुत छोटी बच्ची है। नहीं आप ठीक है, आपने अच्छा किया। आपको कि इंतज़ार करने की कोई बात ही नहीं है। आरुषि बात तो बोल रही थी, लेकिन वो ना उसकी लफ्ज़ टूटे फूटे आ रहे थे, शब्द काँप रहे थे उसके होंठ, वो प्रॉपर बोल नहीं पा रही थी। हर चीज़ माधवी नोट करती है और वो फिर से पूछती है
आपको कुछ हुई है क्या? आप थोड़ी सी अजीब से लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं या क्या? कोई और वजह है क्या? अरे नहीं नहीं, वो बस नींद जैसा आ गई थी, झपकी जैसा, तो इसलिए मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। आप तो ये खाना खा लीजिए। लेकिन हारूशी की जो दर्द थी उसमें आप कुछ खा नहीं सकती है। वो बस बोलती कि वो एक्चुअली ना वो दी के वहाँ पे गई थी, तो उन्होंने कुछ शरबत वगैरह पिलाई थी, तो खा ही नहीं जा रही है मुझसे। हाँ ठीक है, आप रहने दीजिए, अगर नहीं खा सकती है तो ज़बरदस्ती क्यों करना। आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। आपको ट्यूशन पे नहीं जानी, आज तो बहुत लेट हो गई। तभी आरुषि बोलती कि हाँ बस जा रही हूँ। फिर वो थोड़ी सी उठ के खड़ी होती है, लेकिन जब वो खड़ी होती है वो फिर से पेट पकड़ लेती है। फिर माधवी बोलती है कि आपको कुछ हुई है क्या? क्या आपको वहाँ पे पेन हो रही है? लेकिन आरुषि फिर बोलती कि नहीं, वो मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं निकलती हूँ ट्यूशन के लिए। वो थोड़ी देर कुछ करती है, अपनी बैग लेती है और कुछ देर में ही निकल जाती है। माधवी खड़ी ही थी, वो कंफ्यूज थी एक्चुअली। सच क्या है, वो जो देख रही थी आरुषि की हरकतें, वो या जो आरुषि बोल रही है वो? लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ अपनी दिमाग से हटाती है कि शायद नॉर्मल हो सकती है। उधर आरुषि धीरे धीरे निकलती है घर से, और जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरते हुए वो नीचे जाती है, वो घर के ओनर जो अंकल जी थे वो आरुषि को देखते हैं कि वो थोड़ी सी मतलब धीरे धीरे चल रही थी, प्रॉपर वो चल भी नहीं पा रही थी। दीवार को पकड़ते पकड़ते वो उतरती है सीढ़ी से, और एक हाथ से अपने पेट को पकड़ी हुई थी, पेट के साइड पे। तो अंकल जी भी पूछ लेते हैं, अरे बेटा क्या हुआ है आज, तबीयत ठीक नहीं है क्या? उनको देख कर आरुषि फिर से नॉर्मल रिएक्ट करने स्टार्ट कर देती है कि नहीं नहीं वो अंकल ठीक है, वो पता नहीं थोड़ी अजीब सी लग रही है, शायद थोड़ी सी वीकनेस हो गई है। अरे बेटा, इस उम्र में वीकनेस, ध्यान भी रखा करो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हाँ हाँ अंकल, हाँ ठीक है। कहाँ जा रही हो वैसे? हाँ, वो ट्यूशन के लिए जा रही थी अंकल। अच्छा बेटा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करने थे, मैं सुबह ढूंढ रहा था तुमको, पर तब तक तुम जा चुके थे। अब अच्छा, क्यों अंकल? वो रेंट तो नहीं नहीं, बात रेंट की नहीं है बेटा, वो तो क्लियर ही है सब। अच्छा फिर आओ पहले। तो अंकल थोड़ी साइड में जाते हैं, घर के पास ही थोड़ा, वहाँ पे ओपन एरिया थे, वहाँ पर ही, मतलब वो गेट के अंदर ही थे। तो आरुषि भी उनके पीछे पीछे जाती है। तो वहाँ पे एक शटर लगाए हुए थे, अंकल एकदम से वो शटर ओपन करती है। आरुषि समझने की कोशिश कर रही थी कि अंकल कर क्या रहे हैं। वो पूछती भी है, अंकल क्या मतलब? अरे बेटा डरो मत, तुम्हें मैं किडनैप नहीं करूँगा। क्या अंकल, आपको मुझे किडनैप करने की ज़रूरत क्या है? नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मेरे पास एक एक्टिवा है। एक्टिवा अंकल? मेरी बेटी की है। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो उसको बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे मैं लेके दिया था। अच्छा, लेकिन जब वो थोड़ी और बड़ी हुई, कॉलेज ख़त्म हुई, तो वो ये एक्टिवा कभी दोबारा यूज़ ही नहीं करी। पर बहुत सारी यादें जुड़े हैं इस एक्टिवा से। अब तो सोचो कि शायद 10 साल में एक बार उसे देखने के मौका मिल जाता है, बस उतने। लेकिन जब भी इस एक्टिवा को देखता हूँ ना, तो मुझे वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं। अब ये पड़े पड़े यहाँ पे ख़राब होने से अच्छा है कि तुम यूज़ कर लो। हारूशी एकदम से बोलती कि पर अंकल मैं नहीं कर सकती, ये आपकी बेटी के, मैं क्यों यूज़ करूँ? अरे करो बेटा, कम से कम ये चलेंगे तो ठीक रहेंगे ना, वैसे पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा। वैसे भी वो कभी ये यूज़ करी ही नहीं दोबारा, बल्कि उसने तो कह दिया कि खटारा है, रख के क्या करेंगे आप, बेच दो। तो अंकल जी जब ये बोल रहे थे, वो थोड़ी सी सैड होकर बोल रहे थे। आरुषि जो है वो सामने की ओर देखती है। भाई साहब, एक्टिवा तो बिल्कुल मानो कि नहीं है अभी तक, शायद अंकल हर रोज़ उसको क्लीन वगैरह करते हैं। आरुषि समझ चुकी थी कि एक्टिवा के साथ अंकल जी के कुछ इमोशन जुड़े हुए हैं बेटी के लेकर। तो वो एकदम से बोलती है, अरे अंकल कहाँ खटारा है, और इसको कैसे कोई खटारा बोल सकते, बिल्कुल नया, एकदम चमका के रखे हो आप। हाँ बेटा, लेकिन उसको नहीं चाहिए ना, वो ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब तो
बड़ी हो गई, खुद बच्चे की माँ है। और अंकल, इसमें ऐसे मायूस होने की क्या बात है? हाँ, ऐसे थोड़ी ना मायूस होता है। वैसे ये आप भी तो चला सकते हो ना। बेटा मुझे आते कहा है। हाँ तो मैं सिखा दूँ आपको? नहीं नहीं, फिर तुम्हारी आंटी मुझे घर के अंदर जाने नहीं देगी ना। अरे ऐसा क्यों? वो इसीलिए बेटा कि एक समय मैं मेरे दोस्त के साथ कुछ राइड पे गया था, ट्राई करने की कोशिश कर रहा था तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद तुम्हारी आंटी जी मुझे कभी ऐसे राइड में बाहर जाने ही नहीं दिया। हाँ ऐसे कैसे? मैं बात करूँ क्या आंटी से कि मैं सिखा दूँगी? नहीं नहीं बेटा, रहने दो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम इसे चलाओ तो मुझे अच्छी लगेगी। पर अंकल प्लीज़ बेटा। अब ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे तो आरुषि मना भी नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत अजीब भी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो बोलती कि चलिए ठीक है, पर अरे परवर कुछ नहीं, ये लो चाबी। जब भी तुम्हें देखूंगी मुझे लगेगा कि मेरी बेटी चला के जा रही है। क्या अंकल, मतलब इतना इमोशनल ड्रामा कैसे कर लेते हो? अब बेटा देखो, ड्रामा नहीं है पर अच्छे लगेगा मुझे। चलिए ठीक है। फिर वो और अंकल जी मिलके उस एक्टिवा को पहले गेट से निकालती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अंकल को शुक्र है कि अंकल की आंखें चमक जाती है बिल्कुल जब आरुषि वो चला के जा रहे थे। सच में कहते हैं ना, बाप है, वो बोलते नहीं है पर उनमें इमोशन कूट कूट के भरे होते हैं बेटी के लिए। वैसे ही शायद कुछ थे। उनके जो वाइफ है वो आते हुए बोलते कि कर लिया, मना लिया उसको? हाँ, कब से कोशिश कर रहा था कि बात करूं, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं, लेकिन आज थोड़ा सा हिम्मत करके बोल ही दिया। चलो अच्छी बात है। अच्छे लग रहा है आपको? बहुत। ऐसे लग रहा है कि हमारी बेटी चलाते हुए जा रही है। कितनी अच्छी लग रहा है ना? आप भी ना। चलो अंदर चलो। दूसरी ओर जो आरुषि है वो चला तो रही थी, लेकिन पेन मानो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। वो कई बार रुक रुक के ऐसे थोड़ी देर बाद रुक जाती है, फिर स्टार्ट करती है। ऐसे होती है उसके साथ। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये दर्द कैसे, लेकिन वो इग्नोर करती है कि शायद खाने में कुछ इधर उधर हो गई होगी, इसीलिए शायद हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकती है। बस एज ए नॉर्मली वो यही सोच रही थी। फिर वो ट्यूशन लेने लगती है और आज वो ऑलरेडी लेट थी तो वो आती भी लेट करके है। लेकिन जैसे तैसे ख़त्म करके जब वो रात को आती है, जब माधवी देखती है कि आरुषि आती है लेकिन उसी वे में आती है, एक साइड पकड़ती हुई पेट के बल, वो फिर से बोलती है आखिर हुआ क्या है आपको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकती है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो एक बार डॉक्टर से। नहीं नहीं, वो माधवी जी डॉक्टर की बात नहीं है, एंड आई थिंक वो मेरी वो। तो आगे वो चुप हो जाती है। माधवी बोलती है कि क्या आपकी वो क्या वो शायद वो टाइम, वो क्या टाइम? अगर आपको कुछ बोलनी है तो आप थोड़ा क्लियर करके बोलिए ताकि मुझे समझ आनी चाहिए। एक्चुअली आरुषि को ये भी लग रही थी क्योंकि उसकी जो पीरियड टाइम है वो ऑलमोस्ट करीब थे, तो शायद वो पेन स्टार्ट ना हो गई हो। वैसे उसे होती नहीं है ज़्यादा, लेकिन कभी कभार हो सकता है, इट्स नॉर्मल। तो वो उस वे में सोच रही थी, लेकिन वो अब इसे माधवी को कैसे कहेगी? वो शांत खड़ी थी। माधवी दोबारा तीसरी बार पूछती है मैं आपसे कुछ पूछ ही रही हूँ, आप सीधा सीधा जवाब दे नहीं सकती है क्या? आप वो ये शायद वो मंथली पेन। बस वो इतनी बोलती है धीमी से। माधवी और कुछ भी नहीं बोलती, वो वहाँ से पलट कर चली जाती है। आरुषि अपनी सर सहलाते हुए बोलती कि ये इतनी नॉर्मल सी बात बोलने में मुझे इतनी ऑकवर्ड क्यों लगी? हद हो गई। फिर वो अपनी बैग वगैरह रखती है। सारा तो भाग के आती है, उसे चॉकलेट देती है वो, और सारा से खूब सारी बातें करती है। माधवी जो है वो डिनर वगैरह सब तैयार कर रही थी, परोस रही थी, तो बोलती है कि फ्रेश होके आ जाइए, खाना लगा चुकी हूँ मैं। आरुषि बोलती कि अब हाँ वो मैं जा रही हूँ। तो वो जाती है, वो फ्रेश वगैरह होके आती है और थोड़ी सी खाना खाती है, ज़्यादा वो खा नहीं पाती, इतना दर्द हो रहे थे उसे। और फिर वो एज यूजल थोड़ी बहुत सारा से बात करती है। आज भी सारा जिद करने लगती है कि मुझे आपके साथ सोनी है, लेकिन आज जो आरुषि है वो बोलती है कि बच्चा वो
आपकी बड़ी के ना आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आज आप अपनी आई के साथ सो लो ना प्लीज़। सारा भी मान जाती है, बोलती कि ठीक है। तो वो चली जाती है माधवी के पास। जब वो माधवी के पास जाती है, माधवी भी पूछती कि क्या हुआ, आज आप अपनी बड़ी के साथ नहीं सोई। वो बड़ी ने कही है कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आपके साथ सो जाऊँ। आप मुझे स्टोरी सुनाओगे ना? हाँ आ जाओ। तो ऐसे ही वो रात बीत जाती है। माधवी तो कुछ ही देर में सो जाती है, सारा भी, लेकिन आरुषि वो रात सो ही नहीं पाती। वो कभी इधर करवटें बदलती है तो कभी उधर। दर्द मानो कि हर कुछ सेकंड में एकदम से बढ़ जाती है और वो एकदम से उठ के बैठ जाती है पेट पकड़ते हुए। ऐसे ही वो पूरी रात बिता देती है। सुबह तक होते होते उसकी चेहरे की रंग फीकी सी पड़ जाती है पूरी, मानो कि पूरी शरीर सफ़ेद सी हो गई है। इधर सुबह जैसे ही माधवी उठती है, आज उसे कोई आहट ही सुनाई नहीं दी। हर रोज़ तो आरुषि उड़ जाती थी, लेकिन आज कोई आहट सुनाई नहीं दी। जब वो पास में मोबाइल देखती है, मोबाइल की ओर देखती है स्क्रीन पे, तो 7:30 बज चुके थे। वो एकदम से जल्दबाजी में उठती है। उठते हुए पहले तो वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होकर आती है, और जैसे ही आती है कमरे में वो देखती है आरुषि दूसरी तरफ फेस करके वो सो रही है पेट के पल। उसे लगे कि शायद स्टार्ट हो गई हो, उसे पेन हो रही हो, तो शायद वो नहीं जाएगी कहीं पर। और यही पॉजिटिव सोचते हुए सीधा किचन में जाती है। कुछ हद तक काम वगैरह करके वो ब्रेकफास्ट बना लेती है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो ब्रेकफास्ट वगैरह जब परोसती है, कमरे में लेके आती है। सारा को भी उठा चुकी थी, स्कूल के लिए तैयार भी कर चुकी थी। और जब वो आती है तब भी देखती है कि आरुषि बिल्कुल वैसी ही सोई हुई है। अब थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि 1 घंटे हो चुके हैं, वो ना ही इधर करवटें बदली, नहीं कुछ हलचल भी नहीं करी। तो ये आवाज़ लगाती है, वो आरुषि जी। आरुषि थोड़ी सी हिलती तो है लेकिन उठती नहीं है। उसे अजीब फिर से लगती कि क्या हो गई है। तो एकदम से सारा जो है वो कमरे से भाग के आती है। माधवी बोलती है कि बच्चा आप आपकी बड़ी को उठाओ ज़रा, उनको ब्रेकफास्ट तो करनी है ना। तो सारा तो एकदम से उछल के हुए आती है उसके बेड के ऊपर। अब वो उसके ऊपर उठते हुए एकदम से बोलती है कि बड़ी बड़ी उठो, ब्रेकफास्ट करनी है, उठो ना, मुझे स्कूल भी तो जानी है, हमें देर हो रहा है। इधर एकदम से जैसे ही उसके ऊपर थी सारा, आरुषि शायद उसके शरीर में कोई ज़ोर भी नहीं थे, बस जितना थे वो सारा को एक साइड से पकड़ती है और जब बोलती कि अच्छा आप थोड़ा सा साइड हो जाओ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी सी थी और इतनी कांपती हुई, माधवी के कान में बस धीमी सी सुनाई दी थी। वो उसी ओर एकदम से देखती है। आरुषि तब पलट चुकी थी और पलटकर वो उसी जगह पे हाथ रखते हुए उठती है। लेकिन यह शौक माधवी थी क्योंकि आरुषि की पूरे चेहरे फीकी सी पड़ गई थी। वो देख के समझ गई थी कि बात कुछ और है। और वो आती है, इस बार आते ही बोलती कि क्या हुआ है आपको। आरुषि माधवी की ओर देखती है। आरुषि की आंखें भी लाल थे। वो बोलती कि वो कुछ नहीं हुआ है, मुझे थोड़ी सी वो दर्द हो रहा है पेट में। कब से हो रहा है? वो कल दोपहर से बस। तो मैंने आपसे कितनी बार पूछी थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप इशू है। तभी आरुषि भी बोलती है कि आप वो मैंने कही तो है मंथली इशू। आगे माधवी कुछ बोलना चाहती थी पर वो कुछ बोलती नहीं है। वो बस इतना बोलती कि ठीक है, आप एक काम करिए, आज आप ऑफिस मत जाइए, आप ऑफिस से लीव ले लीजिए, मैं सारा को स्कूल छोड़ के आती हूँ। तभी आरुषि बोलती कि नहीं, वो लीव ले ली मैंने, मैं सारा को स्कूल छोड़ के आती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ के आऊँगी, आप ब्रेकफास्ट कर लो उठ के। आरुषि ऐसे वो कोशिश बहुत कर रही थी कि वो माधवी के सामने थोड़ा सा नॉर्मल एक्ट करे। तो उठती है, वॉशरूम जाती है, थोड़ी सी फ्रेश होके आती है। माधवी समझ रही थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो आके बैठती है, बस खाना स्टार्ट करी थी। तब तक सारा और माधवी की कंप्लीट हो चुकी थी खाना। सारा को देर भी हो रही थी, तो माधवी उसे बोलती है कि आप आराम करिए, मैं इसे दे के आती हूँ। वो निकल जाती है वहाँ से।
वो निकल कर पहले तो सारा को स्कूल छोड़ के आती है। आते वक्त वो यही सोच रही थी कि कुछ हुई तो है उनको, क्योंकि पूरी शक्ल फीकी सी हो गई थी। ऐसे में ये हालत थोड़ी ना होती है। यही सोचते सोचते वो आ रही थी, और जैसी वो आती है घर पे, वो देखती है खाना तो बिल्कुल जैसे का वैसा ही पड़ी है। आरुषि जो साइड पे गिरी हुई थी, अगर आप बैठो जैसे साइड पे गिर जाओ अचानक, वैसे। ये देखते हुए माधवी की होश उड़ जाते हैं। वो भाग के आती है, आरुषि को पकड़ती है शोल्डर से। आप ठीक है? आरुषि जी, आप ठीक है? लेकिन आरुषि तब तक बेहोश हो चुकी थी। उसके नोज से ब्लीडिंग हो रहे थे, जिसे देखते हुए माधवी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उस क्षण वो करेगी क्या। हाथ पैर एकदम से कांप उठती है। माइंड पूरी ब्लैंक हो चुकी थी, कुछ ही समझ नहीं आ रही थी। वो बस आरुषि को बुला रही थी, उसको जगाने की कोशिश कर रही थी। हाथ में पानी लेते हुए उसकी फेस पे थ्रो करती है, लेकिन आरुषि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। वो तो पलके भी नहीं हिला रही थी आंखों की, और वो एकदम से चिल्लाने लगती है, वो आंटी जी की नाम करके। और चिल्लाने की आवाज़ सुन के जैसे ही वो आंटी अंकल जी दोनों आते हैं ऊपर, वो देखते हैं कि माधवी एक साइड से बस आरुषि को पकड़ी हुई है। वो दोनों खुद भी घबरा जाती है कि क्या हुआ है बेटा। वो समझ ही नहीं आ रही है। ये कल से पता नहीं पेट पकड़ी हुई चल रही थी। सुबह मुझे बोली कि पेन हो रही है, कल दोपहर से हो रहे थे। मैं सारा को बस स्कूल छोड़ के आ रही थी, और आके देखी कि ये ऐसे गिरी हुई है कि क्या करूं, ये उठ भी नहीं रही है। मैं आवाज़ लगा रही हूँ, ये ठीक तो है ना। वो आंटी जी समझ रही थी कि माधवी जो है बहुत पैनिक कर रही है। वो एकदम से आती है, बोलती कि बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप एक काम करें, वो हमारे पहचान वाले हैं ना, उस भाई साहब को कॉल करें, हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। पहले हॉस्पिटल की बात सुन के माधवी और घबरा जाती है, और वो बोलती है कि क्या हुआ, वो ये ठीक तो है ना। अरे घबराओ मत, पहले हॉस्पिटल तो लेके जाने दो। अब वो लोग कॉल करने लगते हैं, उनके पहचान वाले जो थे वो किसी हॉस्पिटल के इंसान ही थे शायद, वहाँ पे काम वगैरह करते पैसे थे, तो कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं कि बस अभी आते हैं, हम एम्बुलेंस लेके आते हैं, बस 10 मिनट लगेंगे उस एरिया से। तो वो अंकल बोलते हैं कि बेटा तुम घबराओ मत, वो एम्बुलेंस आ रहे हैं, 10 मिनट लगेंगे बस, तुम शांत रहो। वो तो बेबस थी, ऐसे हालत में वो क्या करेगी। हाथ पैर ठंडी उसकी हो रही थी आरुषि को ऐसे देख के। आरुषि की होठ पूरे नीले से पड़ चुके थे, ऐसे लग रहे थे। तभी जो है उसी वक्त काजल की फ़ोन आती है माधवी की मोबाइल पर, और जैसी आती है वो फटाक से फ़ोन रिसीव करती है। उसकी वो घबराती हुई आवाज़ जैसे काजल सुनती है, काजल वो भी थोड़ी सी शॉक होते बोलती है, बहनी क्या हुआ है? हाँ, ये आप ऐसे बात क्यों कर रही हो? सारा ठीक है ना? वो सारा तो स्कूल में है। वो आपकी तो दोस्त, मेरी दोस्त आरुषि, क्या हुआ है? वो आपकी दोस्त को कुछ हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रही है। वो उठ ही नहीं रही है, वो आंखें नहीं खोल रही है, उसकी नोज से खून बह रहा है। ओ भाई साहब, जैसे ही वो ये बोलती है काजल को, काजल खुद घबरा जाती है। बोलती है क्या, कब से हुई है? अब पता नहीं, सुबह से ये बोल रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस सारा को स्कूल छोड़ के आ रही थी, और आके देखी ये हाल है। अच्छा, आप डरिए मत, घबराइए मत, सब कुछ ठीक है, मैं अभी आती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। ये कॉल डिस्कनेक्ट होती है। उधर काजल जो है उसके हस्बैंड के साथ फ़ौरन वहाँ से निकलती है, लेकिन वहाँ से आते आते यहाँ पर जो है एम्बुलेंस आ चुके थे। एम्बुलेंस के साथ 2 लोग और आए थे जो आरुषि को संभलते हुए एम्बुलेंस के अंदर ले जाते हैं। माधवी भी थी और ये लोग चले जाते हैं। घर में बस वो अंकल जी रह गए थे, उनको कुछ चीज़ें लेने थे तो वो बस रह गए थे। तो काजल जैसे आते हैं वो पूछते कि वो लोग कहाँ है। तो अंकल जी बोलते कि वो लोग तो हॉस्पिटल गए हैं। बेटा एक काम करो, हॉस्पिटल जाओगे लेकिन शायद सारा को वापस स्कूल से लेके आने होंगे, क्योंकि माधवी बेटा का हालत ठीक नहीं है। काजल समझ जाती है। काजल जो है अपने हस्बैंड को सीधा हॉस्पिटल भेजती है पहले, और वो वहाँ से सीधा जाती है स्कूल। वो वहाँ से सारा को कुछ समय पहले ही लेके हॉस्पिटल की ओर जाती है। वो सारा बार बार बोल रही थी कि अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं बच्चा, वो ना आपकी बड़ी की तबीयत ख़राब हो गई तो उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। अब यहाँ पे सारा रोने लगती है।
मेरे बदी को क्या हुआ है, उनको क्या हुआ है? कुछ कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। क्योंकि एक्चुअली में क्या हालत है वो उसको भी नहीं पता। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो हॉस्पिटल में अलग ही भागम दौड़ी मची हुई थी। पता नहीं किसी जगह पे शायद कुछ और इंसिडेंट हुए थे, उसके वहाँ से पेशेंट वगैरह आ रहे थे, तो पूरी हॉस्पिटल में अलग से भागम दौड़ी थी, जिसे देखते हुए काजल की खुद बोलती बंद हो जाती कि क्या हो रहा है ये सब। और तभी उसकी नज़र जाती इमरजेंसी वार्ड के थोड़ी सी पास में, जो वो आंटी जी थी घर के ओनर, वो साइड पे खड़ी थी। तो काजल सीधा वहाँ पे आती है, बोलती कि वो हाँ ऋषि कहाँ है? बेटा उसको तो अंदर लेके गए, कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। और मेरी वहीनी, वो तुम्हारी वहीनी वहाँ पे बैठी है साइड में, जैसे दिखती है वेटिंग जोन के वहाँ पे। माधवी एकदम से शांत बैठी हुई थी। काजल उसे देख के थोड़ी सी चुप हो जाती है कि अब इनको क्या हुई है। वो आती है सारा को लेते, उसकी गोद में ऑलरेडी उसकी बेटा भी था। वो आती है माधवी के पास, शोल्डर पकड़ती है, बोलती है कि वहीनी। माधवी जैसी ही काजल की आवाज़ सुनती वो एकदम से उठती है और उसे साइड हक करती है। पता नहीं माधवी की आंखों में आंसू थे। काजल बोलती कि क्या हुई है, क्या रो क्यों रही है आप? पता नहीं वो उनको कुछ हो गई है, वो कुछ नहीं हो गई, आप घबराइए मत। डॉक्टर ने कुछ कहा है? नहीं, वो तो सीधा ले गए, कहे कि कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे। अच्छा तो बस शांत रहिए, शांत रहिए। और तभी वहाँ से एक वार्ड से एक नर्स जो है वो भाग के आती है, सीधा आती है, उसी वो ओनर आंटी जो है वो खड़ी हुई थी, वो उनके पास जाके बोलती कि पेशेंट के साथ आप हो क्या? हाँ बोलो बेटा। देखिए आंटी, आपके पेशेंट के हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी नाजुक हालत है कि कुछ भी हो सकती है किसी भी वक्त। और कुछ प्रॉब्लम है, उनकी लिवर में ट्यूमर है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें इसी वक्त ही उनका ऑपरेशन करने पड़ेंगे। हम उनको OTP ले जा रहे हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, आप पेपर्स वगैरह उसमें साइन वगैरह कर दीजिए, आप एक बार रिसेप्शन चले जाइए। भाई साहब, काजल साइड में खड़ी थी, वो जैसी ये सुनती है मानो कि उसकी पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। माधवी भी जो सुनती है वो भी एकदम से दंग रह जाती है। तो आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। जानेंगे कि आगे सिचुएशन क्या होती है। क्या इस सिचुएशन से माधवी थोड़ी बहुत चीज़ें समझ पाएगी या संभल पाएगी वो चीज़ों को, या क्या होगी आरुषि की हालत, जानेंगे आगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। सॉरी, एक्चुअली मुझे तो देनी थी कल स्टोरी और थोड़ी अर्ली मॉर्निंग भी, बट मुझे कुछ काम थे घर के, सो मैं उसी में बिज़ी थी और कहीं ना कहीं उलझ जाते यार, नहीं हो पाते। आई नो, मैं मेरी सिचुएशन से और मेरी रेगुलर जो एक शेड्यूल थी उससे कुछ हद तक बाहर आ गई हूँ, बट थोड़ा सा साथ दीजिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। मैं अपनी शेड्यूल में आ जाऊँगी, बस थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। सो आई होप आप लोग सभी मेरा साथ देंगे एंड थैंक यू सो मच। मुझे ऑलरेडी आप लोग इतना साथ दे रहे हो मेरी। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा, खुदा हाफिज़, बाय बाय।